अस्सलाम वालेकुम। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं यहाँ जो हजरात हैं पोडियम पे उनके मैं नाम अच्छी तरह से वाकिफ़ नहीं हूँ, मगर मुझे मालूम है कि ये यहाँ के नांदेड़ के बहुत ही अजीम हस्तियाँ हैं, सरपरस्त हैं और मुस्लिम कौम की खिदमत में उनका वक्त, शायद सरमाया और इंटेलिजेंस ये सब इस्तेमाल होता है। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार और मैं बहुत फ़ख्र से महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं हर जगह बोलता हूँ कि औरतें कहाँ हैं। यहाँ तो बेहिसाब औरतें हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब लोग यहाँ पे आए हैं। आप स्टूडेंट्स होंगे, उसके बावजूद आपकी तादाद देख के मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। और हाज़रीन और हजरात, आपसे मैं अक्सर इस तरह पोडियम पे बात नहीं करता हूं। मैं यहाँ से वहाँ घूमते फिरते रहता हूं, मगर यहाँ मौका नहीं है, एक जगह स्टक हूं मैं। फिर भी मैं ट्राई करता हूं कि थोड़ा बहुत मूवमेंट करे और आपको बात करूं। सुनाई दे रहा ना? तो मैं यहाँ पे आज मौजूद हूं एक अजीम हस्ती जो मेरे अजीज दोस्त हैं, वो हैं हुसैन दलवाई साहब, जो पहले एमपी रह चुके हैं, मुंबई में रहते हैं, मगर उनको पूरे महाराष्ट्र की फिक्र है। और उनके बड़े भाई वो भी एक रेवोल्यूशनरी थे, राइटर थे, एक सोशल वर्कर थे जो पुणे में रहते थे। तो उनका एनुअल लेक्चर देने के लिए मुझे फोन किया उन्होंने व्हाट्सएप में। ये व्हाट्सएप में इसलिए किया कि यहां से डायरेक्ट कॉल मुझे करेंगे तो उनके कम से कम 700-800 रुपए कट हो जाते हैं 2 मिनट में। मैं अमेरिका में रहता हूं, मेरा ऑफिस है वहां पे। पिछले 10 साल से मैं रिटायर होने के बाद मैं अमेरिका में चला गया। वहां पे मेरा एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें मैं इंडियन मुस्लिम्स और इंडियन डेवलपमेंट के बारे में रिसर्च करता हूं। और वहां के जो डिसीजन मेकर्स हैं, मोस्टली अंग्रेज लोग हैं, तो उनको मैं समझाता हूं कि हमारा भारत, हमारा इंडिया किस तरह का देश है। ये इतना आसान नहीं है समझाना, क्योंकि हमारे भारत के बारे में, इंडिया के बारे में जो फॉरेन में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इसीलिए आज का जो मौजू था, जो पेपरों में अलग से लिखा गया, मुझे डायरेक्टली बात नहीं हुई, मगर मैं एक पावर पॉइंट यहां बना के लाया था जो आपको दिखा नहीं सकता, मगर इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। तो ये पावर पॉइंट में मैंने लिखा है, इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। क्या है इंडिया? और उसको उर्दू में या हिंदी में अनुवाद करके बोलिए, इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कोई बोल सकते हैं बच्ची? कोई आके मुझे बताइए इसका मतलब उर्दू में क्या है। कोई आइए यहाँ पे और थोड़ा बताइए। यहाँ पे बच्ची आई थी पहले बात करने, आइए ना कोई। कमान, वॉलंटियर्स आई वांट। नहीं, आपको आना चाहिए। यहाँ पे जो लड़के हैं कॉलेज गोइंग, कोई आइए और बताइए इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज का माना उर्दू में क्या है, क्योंकि ये उर्दू। आइए, यहाँ पे आओ, जल्दी आओ। टाइम इज मनी। इधर आ जाओ, यहाँ खड़ो। तो बोलो, नाम बोलो, उधर देखो, बोलो नाम, आपका नाम बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद है। इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उसको उर्दू में तर्जमा करो। मवाक़ों की सरजमीन। मवाक़ों की सरजमीन। थैंक यू।
मुझे खुद उर्दू नहीं आता, मैं ये नहीं कह सकता था। हाँ बहुत अच्छा। मैं इसलिए बोलना चाहा कि मैं इंग्लिश में लिखा हूँ और इंग्लिश में ही बोलता रहूंगा, शायद आपको पूरी बात ना भाए या ना समझ पाए। मवाखों की सरजमी, ये मवाखा क्या होता है? अपॉर्चुनिटी। ये मवाखा क्या होता है? मैं चाहता हूं कि अब थोड़ा वक्फा मिल गया, एक लड़का तो यहां आ गया, अब कोई लड़की आके बताइए मवाखे क्या हैं? आ सकते हैं? डर क्या, किस बात का है? आपके मन में जो आए वो बोल सकते हैं, कोई नहीं है। यहां पे प्री यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, लड़कियां हाथ उठाइए। नहीं, कॉलेज हाथ उठाइए। कौन सी? बीएससी, बीए, इंग्लिश पढ़ने वाली बच्ची कौन है? हाथ उठाइए। इंग्लिश और उर्दू को जो अच्छा समझते हैं। मैं तो ऐसे ही चला जाऊंगा अभी, आप नहीं उठाए तो। चुप बैठिए। कोई एक बच्ची उठो ना। ये क्यों डर रहे हैं? हमारा ही मुल्क है, हमारा ही देश है, उर्दू घर है। आइए इधर। हाँ गुड, आइए आइए। थोड़ा सा उधर जाइए। नहीं बैठो। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। नहीं नहीं, उसको वहां खड़ाएंगे ना, सामने रुका रहा हूं। आ बेटा, यहाँ पे आइए और नाम बोल के आप जो खुलासा कर सके इधर आ जाओ। यहाँ जाओ, यहाँ रुको, यहाँ रुको। देखो इधर माइक है, नाम बोलो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मारिया मानू शेख बशीर। हाँ, तो इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उन्होंने कहा मवाखों का सरजमी, तो उसको थोड़ा सा खुलासा इंग्लिश में या उर्दू में, ये मवाखे क्या हैं, कुछ बोल सकती हैं? भारत मवाक़े का सरजमीन है, ये बात तो सही है, क्योंकि भारत में बहुत सारे हर चीज के लिए मौके है। जैसा कि आपको बीए है तो आपके लिए जॉब्स है अच्छे अच्छे, बहुत सारे जॉब्स हैं आप लोगों के लिए। और इंडिया में ऐसा मतलब पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। आप जितना पढ़ेंगे आपके लिए कोई ना कोई ऐसी जॉब है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के लिए कहा गया है कि इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। वेरी गुड, तालियां मारिए। वेरी गुड बेटा, चलो बहुत अच्छा। तो मैं आगे और बुलाता रहूंगा, वक्त नहीं लेना है, जल्दी जल्दी आना है, याद रखिए। तो मैं समझाना चाहूंगा आपको थोड़ा विस्तार से, थोड़ा डिटेल में कि ये क्या लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैंने लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज यहां लिखा है, ये वाशिंगटन में बैठ के पावर पॉइंट बनाया कि ये लेक्चर, ये मौजू होगा हमारा जब मैं इंडिया विजिट करूंगा। तो देखिए भाई, थोड़ी पॉलिटिक्स भी लोग करते हैं। पॉलिटिक्स में जो मुसलमान हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पे जो बुर्खा पढ़ते हैं, जैसा कि आप हैं जो नमाज पढ़ते हैं, अब उनको कहा जाता है कि हम उनके ड्रेस पहनने से पता लगा लेते हैं कि आप लोग कौन हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारी एक क्लियर आइडेंटिटी है, हमारा एक कल्चर है, हमारा एक इस्लाम है, धर्म है, और हमारी एक रहन सहन है, हमारे उसूल हैं। और ये उसूल अगर हम हिस्ट्री से नापा तोला जाए तो ये उसूल इस्लामी कॉन्सेप्ट्स हमारे इंडिया के जर्रे जर्रे में बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 1000 साल से इस्लामी कॉन्सेप्ट्स और इस्लामी ख्यालात
उसका मर्जिंग हुआ है हिंदू सोसाइटी और मुस्लिम सोसाइटी मिलके। हाँ ना, हुआ नहीं? कुछ तो बोलो। हुआ है, मैं बोल रहा हूं। उससे सहमत हैं? आपको नजर आ रहा है क्या चीज मैं बोल रहा हूं? जो आज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं कि इंडिया बहुत बड़ा महान देश है, फॉरेनर्स को अमेरिका में, यूरोप में महान वर्ल्ड को समझने में कैसे समझाएं इंग्लिश में? वो महान वर्ड को हम विदेशी लोगों को बताते हैं कि इंडिया इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उनको महान का तर्जुमा दूसरा समझ में नहीं आएगा। और हम बता रहे हैं कि इंडिया में करीब 1.5 बिलियन, कितने होते हैं? 150 करोड़ लोग हैं। और इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर असम से लेके गुजरात तक इतना बड़ा है। और उसके अंदर जो रहने वाले हैं वो अलग अलग तरह के लोग हैं, कई भाषाएं हैं, लैंग्वेज अलग है। बंगाल में बंगाली बोलते हैं, केरला में केरला बोलते हैं, यहां तक कि ये उर्दू घर के नीचे मैं बात कर रहा हूं, मगर इंडिया का पूरा मुसलमान उर्दू नहीं बोलता। इंडिया के कुछ मुसलमान उर्दू बोलते हैं। और वो स्टैटिस्टिक्स मैं बाद में बोलूंगा, वो बोलेंगे, आप देखेंगे तो मुसलमान और उर्दू में कोई ताल्लुक नहीं है इंडिया में। मुसलमान 20 करोड़ हैं, मगर उर्दू बोलने वाले मुसलमान कितने करोड़ हैं? मलयालम बोलने वाले मुसलमान कितने हैं? तमिल बोलने वाले मुसलमान कितने हैं? मराठी बोलने वाले मुसलमान कितने होंगे जिनकी मातृभाषा उर्दू नहीं है? बंगाल में जाइए, आसाम में जाइए, वहां तो उर्दू ही बोली नहीं जाती, वहां बंगाली बोली जाती है। पंजाब में जाइए, अच्छी खासी पंजाबी बोलते हैं मुसलमान। पाकिस्तान में जो पंजाब है वहां उर्दू समझ में नहीं आती है उनको, पंजाबी ही बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? ये गलत बात है कि मुसलमान और उर्दू का कुछ ताल्लुक है, ऐसा है ही नहीं। ये उर्दू इस भारतवर्ष में पैदा हुई, और वो भी मेनलैंड इंडिया में, लखनऊ में, हैदराबाद में, इस तरह के सेंटर्स में, हो सकता है लाहौर में भी हुई हो, मगर लाहौर से ऊपर उर्दू नहीं हुई। पेशावर वहां उसके नीचे ही हुई। तो ज्यादातर उर्दू की इजाद, उर्दू का इस्तेमाल भारत में हुआ, और वो भारत की बेटी है उर्दू। मुसलमान की कोई बहू या बीवी नहीं है। मगर ये रॉन्ग है कि मुसलमान को और उर्दू को जोड़ देते हैं और बोलते हैं कि ये मुसलमान का है। तो उस ताल्लुक से उर्दू पे भी कुछ जुल्म हो रहे हैं। मगर यहां आके तो मैं तो पागल हो गया, यहां तो उर्दू के जन्नत नजर आ रही है मुझे उर्दू हाउस में। दिस इज अ शॉक फॉर मी। और जो भी गवर्नमेंट महाराष्ट्र की जो उर्दू के लिए इतनी बड़ी तामीर, बिल्डिंग, फैसिलिटीज, और मैं एक छोटा सा मजाक भी कर लेता हूं, मैं एक हाल में इतने फैंस मेरी जिंदगी में नहीं देखे हैं। और इतने एसी सब गवर्नमेंट ने दिए हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहां पे तो हर रोज एक डिस्कशन, किसी का भी हो, उर्दू का हो, मराठी का हो, डजंट मैटर, मगर ये हॉल डिबेट और डिस्कशंस के लिए, मीटिंग्स के लिए बहुत जरूरी है। पर्टिकुलरली बच्चों के लिए आपके पूरे प्रोग्राम्स यहां करना चाहिए। और मेरी इल्तिजा है यहाँ के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट वालों को कि इसको जितना आसानी से लोगों तक इसको खोलें, उतना ज्यादा उर्दू की मान मर्यादा भी बढ़ेगी, क्योंकि उर्दू के नाम से ये बना हुआ है। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मैं यहां आते ही सबसे पहले मेरी फोटो पूरी दुनिया में भेज दिया, देखो यहां उर्दू घर भी है।
मैं सोच भी नहीं सकता था। तो उसका मतलब है कि उर्दू और मुसलमान का रिश्ता है। वो इसलिए उर्दू और अरबी के अल्फाज ये अलिफ बे से शुरू होते हैं। जो उर्दू पढ़ते हैं वो अरबी भी आसानी से पढ़ सकते हैं। और जो उर्दू भाषा इवॉल्व हुई है, पर्शियन, संस्कृत, कई भाषाओं से मिलके एक अजीम लैंग्वेज बनी है। उर्दू लैंग्वेज ऑफ पोएट्री है। उर्दू का रिकग्निशन पूरे वर्ल्ड में है। अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन कहते हैं जो रेटिंग करते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आप स्टूडेंट लोग सुनते हैं कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है? कोई बोलो। हार्वर्ड। हाथ उठाओ कौन बोले, हाथ उठाओ कौन बोले। उधर से किसी ने बोला। अरे लड़कियों को पार्टिसिपेट करना है डिबेट्स में। हार्वर्ड दुनिया की सबसे मशहूर, उसके अंदर उर्दू डिपार्टमेंट है। आपको पता था क्या? आप लोगों को पता था? उर्दू डिपार्टमेंट है दुनिया की। अब थोड़ा मेरे बारे में भी थोड़ा सा मैं खुशी से इजहार कर लूं। दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वो भी अमेरिका में है, दूसरी या तीसरी, उसका नाम है येल यूनिवर्सिटी, YALE। तो मैं उस यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ा और वो यूनिवर्सिटी में भी उर्दू डिपार्टमेंट है। और ये पूरे यूनिवर्सिटीज में इस्लामिक डिपार्टमेंट ऑफ इस्लाम और इस्लामिक कल्चर हर यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में करीब 1000 यूनिवर्सिटीज होंगे, उसमें कम से कम 800 यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक थॉट है, उर्दू डिपार्टमेंट्स हैं। इकबाल की शायरी और गालिब की शायरी, उसके पर इंडिया से ज्यादा डिस्कशन करने वाले लोग आपको अमेरिका में मिलेंगे, इंग्लैंड में मिलेंगे, इंडिया में नहीं मिल रहे हैं। वो वहां डिबेट्स और डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये बहुत अजीम जगह है जहां पे उर्दू और उर्दू के अंदर छुपी हुई फिलॉसफी, आइडियाज, उसको उभारने की बहुत अच्छी जगह है। यहां बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। मुझे ये चीज बहुत पसंद आई। मगर मेरा आज का जो मौजू है वो इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। तो इसके बारे में मुझे कुछ खुलासा देना है और ये बताना है आप लोगों को कि आज का दिन मेरे हिसाब से कितने मुसलमान रहते हैं इंडिया में? कितने करोड़? कितने करोड़? जोर से बोलो। 20 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़। 20 करोड़ तादाद के बहुत कम मुल्क हैं दुनिया में। अगर आप 200 मुल्क हैं तो उसमें टॉप 25 मुल्क को अलग कर दो तो बाकी के जो मुल्क हैं उनकी पूरी पॉपुलेशन 20 करोड़ से कम होगी। जापान, कोरिया, ये सब बहुत डेवलप्ड नेशन है। फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, आप जो भी नाम गिने, 200 कंट्री हैं। उनकी तादाद हमारे मुस्लिम जो इंडिया में रहते हैं उससे कम है। तो पूरे कंट्री में आज एवरेज बच्चा जो है 2.1 है। कितना है? तो ये 2.1 जो है वो बहुत ही जरूरी नंबर है। क्यों? क्योंकि हमारी तादाद को बरकरार रखने के लिए एक मैन और एक वुमन दो होते हैं और वो दोनों को रिप्लेस करने के लिए कम से कम 2 बच्चे चाहिए।
अगर ये हो जाए जैसा चाइना में हुआ था, तो हमारा यूथ, काम करने वाले बच्चे जैसे आप हैं, मैं तो काम नहीं कर सकता। मैं तो 1 घंटा 2 घंटा यहां 15-20 मिनट बात किया तो जाके वहां पे बड़ा घड़ा पानी पीना पड़ता मुझे। यूथ फोर्स वो चाइना में भी कम हो गई। पता है क्यों कम हो गई? किसी को मालूम होगा? चाइना में यूथ पावर धीरे 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 घट रहा है। इंडिया में यूथ पावर ऐसे बढ़ रहा है। पहले ऐसे बढ़ता था मगर अब ऐसे बढ़ रहा है। तो चाइना में यूथ पावर क्यों कम हुआ? कोई बताए? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है तो बोलिए, मैं बोलता हूं जी। मैं पोडियम में बैठे लोगों को मैं नहीं पूछूंगा सवाल कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? नहीं मालूम है। वहां पे पिछले 40 साल से 1 चाइल्ड फैमिली, उन्होंने डंडे लेके, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, पुलिस को भेज के उनको बताया कि पॉपुलेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए सिर्फ 1 बच्चे की इजाजत है। चाइना में इजाजत थी, अब छूट दी है। वो पिछले 30-40 साल एक फैमिली, 1 ही बच्चा। बुद्धू थे चाइनीज, बहुत ज़हीन है टेक्नोलॉजी में सब, मगर ये पॉलिसी में वो चूक खा गए और उन्होंने 1 चाइल्ड फैमिली की। तो आप जो 1 चाइल्ड फैमिली जो आपकी उम्र के हैं, वो जो पॉपुलेशन है मेन, तो सब बूढ़े हो रहे हैं, पुराने लोग। तो पुराने लोग को पालने के लिए आपको कम से कम 2 बच्चे चाहिए एक फैमिली में, वहां 1 ही बच्चा है। आपको समझ में आई बात जो बोल रहा हूं? तो उसके लिए आज लेबर शॉर्टेज है चाइना में, लेबर शॉर्टेज जापान में है। जापान में सब जाएं तो बूढ़े 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 मेरे जैसे लगते हैं, आप जैसे बच्चे नजर नहीं आते। अमेरिका में ऐसा बच्चा उठ के खड़ो बेटा, इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। क्या उम्र है बेटे तुम्हारी? 12 साल। 12 साल का जो बच्चा है, आपको चिराग लेके ढूंढना पड़ेगा, अमेरिका में नहीं मिलेगा। और ये बच्चा मिल गया अमेरिका को, ये उठा के ले जाएंगे उसे। ओके, अमेरिका जाएंगे इंशाल्लाह। मैं बताता हूं कैसे जाना है, चलो। तो इतनी खिल्लत है, इसीलिए पूरा वर्ल्ड पिछले नेक्स्ट 30 इयर्स इंडिया के बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है। मगर अब जो है, सिर्फ मैं डरा रहा हूं, फॉरेनर से आएंगे और बोलेंगे आपके बच्चे हमें चाहिए। उसके 2-4 पिक्चर भी बने हैं। अमेरिका के खाते पीते लोग बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं, इन्हें बच्चे पैदा ही नहीं करते, बच्चों की जरूरत नहीं है। तो वो आते हैं इंडोनेशिया, आते हैं थाईलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में भी आते हैं। मगर इंडिया के पॉलिसीज बहुत बेहतरीन और अच्छे। वो फॉरेनर्स को बोलते हैं जाइए आप, हमारे बच्चों को हम पालेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलो नहीं करती बाहर फॉरेनर्स को बच्चे ले जाने, मगर दूसरे कंट्रीज वाले बच्चों, वो कौन सा पिक्चर आया था, स्लम डॉग मिलियनेयर नहीं, और एक कोई पिक्चर आया था जिसमें एक मौका है कि एक बच्चा कहीं ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, अंग्रेज फैमिली ले जाती है पुराने जमाने में, बाद में वो बड़ा है कि अपने गाँव को ढूंढते हुए आता है और अपनी माँ को मिलता है। एक पिक्चर बनी थी, मुझे नाम भूल गया। तो ये पॉलिसी जो है इंडिया की स्ट्रांग है कि हमारे बच्चे हमारे पास रहें और हम उनको एजुकेशन स्किल्स दें, और जब वो एबल हो जाएं
तब वो पासपोर्ट और जॉब लेके विदेश जा सकते हैं। ये पॉलिसी बनाई। ये पॉलिसी के लिए हमारे बच्चों को विदेश लाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर जब विदेश जाते हैं तो उनको बहुत प्यार देते हैं फॉरेनर्स। क्यों? क्योंकि पॉलिसी के अंदर ऐसी रहे जो लेबर सप्लाई होता रहे। ऐसा ना हो कि इंडिया लेबर सप्लाई बंद कर दिया, चाइना को लेबर सप्लाई अमेरिका को बंद कर दिया तो अमेरिका ठप हो जाएगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा वहां पे। ये बात को आपको सच मानना है। आपको कई यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोप में आज का दिन इंडियंस तो जा रहे हैं, मगर सबसे बुरी जुल्म, सबसे बुरा जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है मुस्लिम कंट्रीज में, जैसा अफगानिस्तान है, जैसा इराक है, जैसा सीरिया है, जैसा आज क्या है वो हमास नहीं, क्या है वो इसराइल एक तरफ है, फलस्तीन के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये मुसलमानों पे पूरी दुनिया में हमले हो रहे हैं, कई लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। टर्की में बहुत बड़ा भूकंप आ गया तो बहुत सारे मुसलमान वो यूरोप चले गए। यूरोप मुस्लिम ममालिक नहीं है, हजारों की तादाद में जर्मनी चले गए, लाखों की तादाद में फ्रांस चले गए और बड़ी तादाद में इंग्लैंड में मुसलमान हैं। बड़े बड़े मसाजिद हैं। जहां वाशिंगटन डीसी में रहता हूं वहां जुमा का दिन, आज जुमा है ना, नहीं कल जुमा का दिन 60 प्लेसेस में नमाज होती है वाशिंगटन डीसी में। कितने? 60। और वो 60 में करीब 50 मसाजिद हैं जिसमें मीनार लगी हुई है। जो मसाजिद, जो आपकी मस्जिद यहां दिखती है वो मस्जिद है। कहां पे? वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी में जहां मेरा ऑफिस है वहां अमेरिका का पार्लियामेंट हाउस है। पार्लियामेंट जैसा हमारा पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट के अंदर ऐसे ही एक हाल में अज़ान होती है और जुमा की नमाज होती है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर अज़ान, खुतबा और नमाज। और मैं वाशिंगटन में वहीं पे जुमा की नमाज पढ़ता हूं। अब देखिए, मुस्लिम्स और इस्लाम के कॉन्सेप्ट, उसकी डिमांड, मतलब उनको चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। उसके बावजूद कुछ फोर्सेस एंटी इस्लाम, इस्लामोफोबिया, इस्लाम मुसलमान दहशतगर्द है, बम से उड़ा लेता है। अब उसको पकड़ के रखो जिंदगी भर, उसको जिंदगी भर प्रिजन में रखो तो प्रिजन छोड़ने के लिए बम तो डालेगा ना, वो अलग इशू है। मगर जनरली मुस्लिम्स जो हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और ज्यादा मुसलमान जाएंगे अगले 30 साल। मगर जो मुस्लिम ममालिक हैं वहां पे आबादी नहीं है। मैंने बोला ना 20 करोड़ आबादी कहां है? कौन सा कंट्री है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, 3 को निकाल दो तो आबादी बिल्कुल। अरब, सऊदी अरेबिया में कितनी आबादी है? मेरे ख्याल से 20 लाख होगी। आप जाइए ईरान में कितने हैं? ईरान में हो सकता है 2-3 करोड़। टर्की में 2-2.5 करोड़ आबादी नहीं है। मुसलमानों की आबादी इंडिया में है और इंडिया के बच्चों की वैल्यू पूरी दुनिया में है। तो इसीलिए इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत मौके हैं जो हम पूरी दुनिया में छा सकते हैं। सिर्फ इंडिया में ही इंडियन
डेवलपमेंट के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के डेवलपमेंट के लिए हम वर्ल्ड सिटीजन हैं, हम इंडियन मुसलमान। ये ध्यान में रखना जरूरी है। मगर उसी वक्त हम वर्ल्ड सिटीजन बन सकते हैं जब हमारे में कुछ ऐसे क्या बोलते हैं सिफात हैं। क्या सिफात होने चाहिए एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए? क्या सिफात होने चाहिए? मुझे एक लड़का और एक लड़की यहां आके बोलना है। नाम बोलो, नाम बोलो। हमारा नाम मोहम्मद अब्दुल हादी है। अच्छा सिटीजन बनने के लिए नेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 1। दूसरा मतलब नेशनल ग्रोथ में कॉम्पीट करने के लिए आपको क्या एबिलिटीज चाहिए? कुछ स्किल्स चाहिए आपकी, कुछ पढ़ाई पढ़ाई, स्किल्स, और बोलिए। और आप जैसा टैक्सेस वो सब देना चाहिए। राइट। फिर आपको कभी भी नेशनल इश्यूज में देश के साथ रहना चाहिए। बहुत अच्छा, ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले। अब मुझे गर्ल्स में एक कोई भी आके बताइए सिफात क्या चाहिए। मैं अल अज़हर यूनिवर्सिटी गया था, अल अज़हर इजिप्ट में, तो मैं उनको 4-5 सवाल पूछा था कि हुजूर के जमाने में जंग लड़ी गई तो जंग में हुजूर के साथ औरतें थे या नहीं? उसका जवाब क्या है? थे नहीं। इतने बड़े कारनामे किए हैं मुस्लिम विमेन, जंग लड़ी हैं। तो आपको निडर होके ये चीजों में बातचीत करनी चाहिए। तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैल्यू ऑफ टाइम। हमारे पास 24 घंटे हैं, समझ रहे हैं? हमारे पास 24 घंटे हैं, उसमें हमें हमारे खुद के लिए नींद करना पड़ता है, रेस्ट लेना पड़ता है, अपनी साफ सफाई वगैरह करने के लिए कितने घंटे निकलते हैं? कम से कम जोर से बोलो, कितने घंटे? आवाज ही नहीं आया, मुझे समझ में भी नहीं आया। ये कान को क्या करूं मैं? बोलो कितने? अरे कितने घंटे सोते हैं? 8 घंटे सोते हैं। उसके बाद उठे, पानी नहाना है, नाश्ता करना है, कुछ चीजों की तजवीज करनी है, थोड़ा मार्केट को जाना है, कोई चीजें लाने हैं, उसमें कितने घंटे निकल जा रहे हैं? 2-4 घंटे निकल जाते हैं। तो हमारे 8 और 12 घंटे उसी में चले गए। जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उनको 5, 6, 7 घंटे कॉलेज में निकल जाते हैं, है ना? तो अब मैं जो बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिए। पूरी दुनिया में हर इंसान की एक वैल्यू लगाते हैं। वो बोली नहीं, वो जैसा बोलते हैं मार्केट में बोली, अरे ये ऐसी बोली नहीं, एक वैल्यू होता है। जैसा कि एक डॉक्टर एक मरीज के ऊपर 1 घंटा उसका लगाया तो उसकी कितना पैसा लेता है? 1 घंटा एक डॉक्टर, जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया, जोर से नहीं बोल सकते। 150, 500 तो 5 मिनट का लेता है। ये 1 घंटे का हिसाब डाले तो कम से कम 5000 का हिसाब आता है इंडिया को। सर्जन है, सर्जरी कर रहा है, वो कम से कम 1 घंटे का 50,000 लेता है सर्जन। तो उसका एवरेज कर दें तो मैं समझता हूं कि 1 घंटे का 5000 डॉक्टर का है। वो कितने घंटे काम करता है? कितने घंटे? 8 घंटे रख लो। तो 1 दिन में कितना कमाता है? 40-50 हजार रुपए 1 दिन के डॉक्टर ऑन एन एवरेज इंडिया में कमाता है। अभी जो डॉक्टर को देखेंगे उसकी वैल्यू वो है। अभी एक पायलट है जो प्लेन उड़ाता है, प्लेन उड़ाता है,
जब प्लेन उड़ाता है उसके साथ 500 लोग पीछे बैठे हुए होते हैं। वो हमारे ड्राइवर यहाँ पे अजीम है, वो भी मुझे लेके ड्राइव कर रहे हैं, 2 आदमी पीछे बैठे हुए हैं, उनको मुश्किल से एक दिन के 1000 रुपए मिल रहा है। मगर जो प्लेन उड़ा रहा है उसको कम से कम 1 घंटे के 1 लाख रुपए मिलते हैं, 1 घंटे के। क्योंकि जो प्लेन उड़ती है उसकी वैल्यू करोड़ों रुपए में है। जो लोग बैठे हुए हैं उनका इंश्योरेंस लाखों करोड़ों में चला जाता है। तो ये जो प्लेन सही उड़ा के आराम से लोगों को जान बचाते हुए नीचे टपका नहीं टपकाया, एक्सीडेंट नहीं हुआ, लैंड हो गया, ले गया, आपको मक्के में छोड़ दिया, मुझे वाशिंगटन में छोड़ दिया और 1 घंटे के 1 लाख ले गया। अब इस तरह के हजारों लाखों पेशे हैं, इंटरनेट, आईटी, टीचिंग, सिक्योरिटी, पुलिस का महकमा, प्राइवेट इंडस्ट्री, रिसर्च, लाखों की तादाद में हमारे ऑक्यूपेशंस हैं। आप जो भी पढ़ो, अच्छा पढ़ो, तो आपकी पर्सनल वैल्यू बढ़ गई। आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम दिया है, NREGA। किसी को मालूम है NREGA क्या है? हाँ? नहीं मालूम। NREGA है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये आवाज कर रहा है। आपको मेरे लेक्चर में इंटरेस्ट आ रहा है और बोलना है? ठीक है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पिछले 30-40 साल से चल रहा। उसमें जो गांव है हमारे, ये तो शहर है, गांव अब 20-25 किलोमीटर जाओ तो आपको रैयत मिलते हैं, फार्मर्स मिलते हैं गांव में। और कई ऐसे लोग हैं गांव में जिनके पास जमीन नहीं है, उनको खेती बाड़ी में काम करना पड़ता है, काम नहीं आ रहा। आजकल ट्रैक्टर्स ला रहे हैं, आजकल मैं वहां देख रहा हूं कपास के लिए मशीन आ गई है। कपास लाने ले जाने के लिए पुराने जमाने की गाड़ियां नहीं है, अभी तो ट्रैक्टर्स में आ रहा जा रहा है। तो कामों के लिए दिक्कतें आ गए हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने NREGA बनाया और उसमें कहा आपको काम चाहिए तो पंचायत में जाके नाम लिखिए तो आपको काम मिलेगा। आपको वो 200-300 रुपये, मेरे ख्याल से 200-300 रुपये होते होंगे यहाँ पे, रोज के उनको दे देते हैं। आप सुन रहे हैं? 300 रुपये दे देते हैं। उसको 300 रुपये क्यों मिल रहे हैं? डॉक्टर 50,000 क्यों कमा रहे हैं? पायलट 1 लाख क्यों कमा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर लियाकत नहीं है, ये समझते हैं हम लोग। ये इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, फॉरेनर की नहीं। फॉरेन में स्कूल बस चलाने वाले ड्राइवर जो होते हैं, अब मैंने कहा हमारे ड्राइवर साहब को शायद ही पूरा दिन काम करे तो 1000 रुपए मिलते होंगे, मगर वहां स्कूल को बच्चों को ले जाके स्कूल छोड़ना है, स्कूल से ले जाके घर छोड़ना है, उनको 1 घंटे के $26 देते हैं। 1 घंटे के, वो 8 घंटे काम करते हैं। अब मुझे जल्दी बोलो $26 रुपए में कितने? इंटरनेशनल कन्वर्शन किसको पता है? $1 की वैल्यू क्या है, किसको पता है? तो कितना हुआ? $26 कितने हुए? $26 कितने हुए? जल्दी बोलो। करीब 2000 के करीब, 1800 या 900 1 घंटे के, और वो 6 घंटे काम करते हैं।
तो 8 घंटे, तो कितने पैसे ले जाते हैं? कितना हुआ? 16,000। 16,000 रुपये एक दिन के ले जाते हैं। ड्राइवर हैं वो, इसलिए कि अमेरिका जैसे देश में देयर इज डिग्निटी ऑफ लेबर। वहां डिग्निटी ऑफ लेबर है। जो भी काम करो आपको एक सत्ता है, उसमें पैसे मिलेंगे। हम दिल्ली में रहते, मेरी वाइफ शाहनाज, वो हम घर में एक काम करने वाली बाई को रखे थे, बंगाली, खाना पकाती है, वो करती। बहुत खुश थे हम दिल्ली में। सुनिए इसको, सुनिए सुनिए आवाज। दिल्ली में बहुत खुश थे, बहुत मजे में थे, क्योंकि कार साफ करने वाला एक इंसान, झाड़ू लगाने वाली एक बाई, घर में पकाने वाली एक बाई, 2, 4, 5 हजार रुपए खर्च हो जाते थे। 1 लाख रुपए कमा रहा था, उसमें 5,000 दे दिया, खुश थे। अब 1 लाख रुपए कमाने वाला, यहां एक राजा के मानन सिर्फ एक हाथी नहीं मिलता, बाकी का हर चीज मिलता है। हाथी पे भी जाने वाले लोग मैंने देखे हैं 1 लाख रुपए में। मगर अमेरिका में जाओ तो आपको उस तरह का कोई सुविधा नहीं है। मगर हमारा घर क्लीन करने के लिए हमने जो स्पेशलिस्ट होते हैं घर साफ करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, वहां कारपेट होते हैं, उसका धूल निकालना है, उसे पोंछना है, ग्लास को पोंछना है, पूरा चमकीला बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। तो हमने एक औरत को बताया कि इसको साफ करो, तो वो दिन के $400 लिए। $400 आप मल्टीप्लाई कैलकुलेट, 32,000 रुपीज, 32,000 रुपीज, $400 एक दिन के। वहां पे डिग्निटी ऑफ लेबर है। और जो ये $400 दिन के कमा रही है, हमारे आईटी बच्चे यहां से अमेरिका में जा रहे हैं, वो भी दिन के $400 कमा रहे हैं। तो वहां पे एक इंसान की हर सेवा, हर स्किल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू सिमिलर है। आप ड्राइवर हो या कंप्यूटर चला रहे हो, मगर डॉक्टर बहुत पैसे लेते हैं वहां, मगर जनरली स्पीकिंग